नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट में इस ज्योग्राफी ऑप्शन सीरीज़ में ना। आज का जो सबसे एक बहुत बड़ा आर्टिकल है दोस्तों द हिंदू में, देख लीजिएगा। द डूम्सडे बुक दैट लॉन्च्ड अ मूवमेंट। ना किस टॉपिक के बारे में ये आर्टिकल बोल रहा है? ये आर्टिकल बोल रहा है द लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल। ना ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 ज्योग्राफी ऑप्शनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सिलेबस में अगर देख लीजिएगा, 4th नंबर टॉपिक ही है द लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, अब लिमिट्स टू ग्रोथ बोलता क्या है, और इस आर्टिकल में हमें इतना ज़्यादा मटेरियल मिल गया। जी हाँ, ये भी इस मटेरियल को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, बहुत सॉलिड मटेरियल मिला है। सो मैं आशा करता हूँ मैं आपको तो हर एक पॉइंट को समझाऊंगा ही। ऑफकोर्स इसमें भी थोड़ा मोड़ा चीज़ गार्बेज है, उसको हटा के जो अपने को इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल पर्सपेक्टिव में उसको डिस्कस करता हूँ, राइट। बट इन जनरल लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल बोलता क्या है बताइए। तो देखो, लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल जो है ना, ये कंप्यूटराइज्ड मॉडल है, राइट, जिसके आधार पर बेसिकली बोला गया है दैट समय के साथ साथ एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब पूरा दुनिया जो है ना कोलैप्स कर जाएगा। दुनिया कोलैप्स इन द सेंस दैट पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, राइट, पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा धाई धाई करके, है ना। और पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो उसको तो खाना चाहिए यार, रिसोर्सेज चाहिए, बट खाना भी घटेगा, रिसोर्सेज भी घटेगा। अब बताओ, जब रिसोर्सेज घटेगा, खाना घटेगा, तो इंसान जिंदा कैसे रह पाएगा? कॉमन सेंस सा बात है, राइट। तो ओवरऑल यह एक जो मॉडल बताया जाता है लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल, यह इसी चीज़ को दर्शाता है दैट हाँ, हमारे को इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमें मेक श्योर करना चाहिए वो सस्टेनेबल मैनर में करना चाहिए, क्योंकि अगर सस्टेनेबल मैनर में नहीं करेंगे तो डूम्सडे इज़ वेरी नियर। और वही चीज़ यहाँ पर भी देखो, आर्टिकल में भी बोला गया, द डूम्सडे बुक दैट लॉन्च्ड अ मूवमेंट, राइट, मतलब इसने जो मूवमेंट को लॉन्च किया। एनीवेज, इस आर्टिकल में जो बहुत अच्छा पॉइंट्स दिया गया वो है, बताया गया ट्रेंड जो क्या लास्ट 50 ईयर्स में हम लोगों को देखने को मिला ना। इसमें बोला गया दैट देखो, लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल वाले जो बुक में है, जो बोला गया है ना दैट हाँ 2100 ईयर्स तक जो है पूरा दुनिया तबाह हो सकता है, राइट। मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और रिसोर्सेज बहुत घट कम रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर बोला गया देखो भैया, हम लोग जो है ना ऑलमोस्ट हाफ वे है ऑफ द 100 ईयर मार्क। ठीक है, मतलब ये जो 2100 जो टाइम लाइन दिया गया उसका ऑलमोस्ट हाफ वे हम लोग पहुंच जा चुके हैं। मतलब जो जो भी फंडामेंटल फैक्टर्स डिस्कस किए गए थे दैट समय के साथ साथ रिसोर्सेज घटेगा, है ना, फूड का भी प्रोडक्शन घटेगा, साथ साथ पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन भी अंधाधुंध तरीके से बढ़ेगा, तो वो सब चीज़ें हमें क्लियरली दिख रहा है। और ये सारे जितने भी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स इस बुक में लिखे गए थे लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल में, वह बिल्कुल सही होता हुआ हमें दिख रहा है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन in parts of the world, the strain on precious natural resources, absolutely दुनिया भर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ दुनिया भर में नेचुरल रिसोर्सेज तो घट रहा है ना जी। और यहाँ एक जो पॉइंट बोला गया यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को लेकर, राइट, क्या बोला गया है? वो बोला गया दैट वी डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ ट्रीटिंग प्लानेटरी बाउंड्रीज इज इन आइसोलेशन। मतलब ऐसे बहुत कंट्रीज है ना जो कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, राइट। आपको पता है दैट ब्राज़ील जो है रिसेंटली अपने वहाँ के फार्मर्स को अलाउ कर दिया गया दैट आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटिए और वहाँ पर आप आप खेती भी कर सकते हैं। और ब्राज़ील क्या तर्क दे रही है पता है? वो बोल रही है दैट अरे भाई ये तो अपना देश है, हमारे किसान भी तो भूखे मर रहे हैं ना, उनको भी तो खाना चाहिए, है ना। बट दुनिया बोल रही है नहीं भाई, अमेजोन को मत काटो क्योंकि वो दुनिया का लंग्स है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत से ज़्यादा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है भाई, बहुत हद से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर आप उसी को काट दोगे, और वो एक मेजर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रीजन भी है, राइट, तो दुनिया का लंग्स को कहीं ना कहीं आप चोट पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो बट यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है देखो भाई, जैसे हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ना, एक होता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एक होता है पॉसिबिलिज्म, किया है ना। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है दैट दुनिया, मतलब जो इन्वायरमेंट डिक्टेट करेगी वही चीज होगा, या फिर ह्यूमंस जो है वह इन्वायरमेंट के साथ झुके हैं। बट मतलब अगर दुनिया में बोले दैट हाँ कोई रीजन में अगर फ्लड वोल्केनो हो रहा है, तो मतलब ऑफ कोर्स यू कैन नॉट लिव इन दैट रीजन, राइट, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। बट अदर वे राउंड, अगर सोचो कहीं पर साइक्लोन आ गया, तो क्या इसका मतलब क्या ये है दैट अरे भाई उस रीजन में साइक्लोन आ गया मतलब वहां पे हम अपना घर नहीं बना सकते? ऐसा तो नहीं है ना। ऑफ कोर्स हम लोग घर बना सकते हैं, है ना। तो वही जो हम लोग जो बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स हम लोग घर बनाते सकते हैं, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी विच ह्यूमन हैज इंश्योर्ड दैट हाँ देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हम जो है जो इन्वायरमेंटल डिक्टेट है उससे अगेंस्ट जाकर भी हम कोई काम कर सकते हैं, राइट, बट टू अ पर्टिकुलर लिमिट। बट
अभी जो इस आर्टिकल का जो एसेंस है, नो डाउट ये वर्ड लेकिन एक्सक्लूसिवली यूज नहीं किया गया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, बट इसका एसेंस से हम लोगों को समझना पड़ता है। वो क्या है, दैट इसने क्लियरली बोला है दैट देखो भाई, अभी जो है ना प्रकृति, अभी अगर हम लोगों ने स्टेप नहीं लिया, अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ नहीं झुके ज़्यादा, राइट, तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के तहत कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो है ना वही हमें खा लेगी। कैसे, यहाँ पे बोला जा रहा है, एग्जाम्पल दिया गया था दैट देखो भाई अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, राइट, ऐसा नहीं दैट आप अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में अगर इकोलॉजी को बर्बाद कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट हमें दूसरा दुनिया के दूसरे रीजन्स में नहीं देखने को मिलेगा, एब्सोल्युटली देखने को मिलेगा। अगर सोचो यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम हो गया क्योंकि आप पेड़ पौधे काट रहे हो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अगर कम हो गया ना तो ऑफ कोर्स मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन मरेगा। अब एटमॉस्फेयर में सिर्फ क्या ब्राजील के एटमॉस्फेयर में ही कार्बन मरेगा क्या, नहीं ना, पूरा दुनिया के एटमॉस्फेयर में इंपैक्ट होगा उसका। उसके इनफैक्ट तिब्बत के ग्लेशियर्स में भी हमें देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें एक्ट करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए दैट इस टाइप का सिचुएशन आए ही ना, ठीक है। और एक बहुत जो अच्छा चीज बोला गया है वह यह बोला गया दैट देखो साइंटिफिक रिसर्च अभी तक जो किए गए हैं उससे तो हमें यह पता चला है दैट कुछ कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर वी कैन नॉट, देर इज नो लुकिंग बैक, राइट, जैसे क्लाइमेट चेंज, ऑफकोर्स दिस इज फैक्ट, वो हो रहा है और फ्यूचर में भी वो होगा ही। क्योंकि अभी भी आप देख लीजिए ना, पेरिस टॉक में ही देख लीजिए, रिसेंटली इतना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कंडक्ट की जाती है इंटरनेशनल लेवल में, राइट। तो इनफैक्ट आईपीसीसी के रिपोर्ट में यह भी बोला गया है दैट दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्रीज नहीं है जिनका ऐसा कुछ एक स्टेप लिया गया है जिससे क्या जो हम लोग बोल रहे हैं ना दैट 1.5 डिग्री टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बढ़ने से रोक दे, वैसा कोई भी स्टेप आज तक नहीं लिया गया है, कोई भी देश ने नहीं लिया है, ना कि इंडिया, ना कि यूरोप, ना चाइना, यूएसए, कोई किसी ने भी नहीं दिया, राइट। तो ये सब चीज देखते हुए तो कहीं ना कहीं दिखता है जी हाँ क्लाइमेट चेंज तो भैया ये तो खैर लेके डूब ही गया, मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक एट दिस एंगल। बायोडाइवर्सिटी लॉस भी इतना ज्यादा हो रहा है दैट इसको कहीं ना कहीं अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाइट्रोजन साइकिल, ये सब बहुत ही हद से ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका है। बट कुछ कुछ ऐसे रीजन्स है ना जहां पर हम लोग, देखो यहाँ पर तो बाउंड्री पार कर चुके हैं अपन लोगों ने, ठीक है, बट कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर अभी भी बाउंड्री पार करना बाकी है, जैसे ग्लोबल फ्रेश वाटर यूजेजेस में लैंड यूजेज जो चेंज हो रहे हैं अब्रप्ट मैनर में, वो सब, और ओशन एसिडिफिकेशन। तो ये सब अब देखो नो डाउट ये सब बहुत हद तक अगर चाहे ना ह्यूमंस अभी भी इसको आराम से रोका जा सकता है, क्योंकि दीज आर बेसिक थिंग। देखो ना ग्लोबल फ्रेश वाटर है ना, अगर फ्रेश पानी नहीं है तो कैसे आप जिंदा रहोगे। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे देश में ही नहीं होगा, ये तो यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में भी होगा। भैया वो लोग अमीर देश है ना, उनके पास आप पर कैपिटा इनकम देखो, हमारे देश का पर कैपिटा इनकम देखो, आप मैच करके देखना, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं वो लोग, है ना। तो हमारे हर एक लोगों को स्वच्छ पानी देना मुश्किल हो जाएगा ना आने वाले समय में। फिर आप आज से 5-10 साल मत देखो, आप आज से 50-60 साल देखो, जब हमारे आने वाली जनरेशन्स की भी जनरेशन्स आएंगी तब क्या होगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर है जो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू पॉन्डर अपॉन। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे आग्रह करूंगा दैट प्लीज ये समझ तो गए होंगे अभी तक आप लोग, है ना। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप अपने ऑप्शनल के पेपर्स में भी इस टाइप के पॉइंट जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ट्रस्ट मी इट विल एनरिच योर आंसर। एनीवेज नेक्स्ट है आसाम मेघालय लिंक इंक पैक्ट टू एंड बॉर्डर रोज। अच्छा, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 यूनिट नंबर 9 पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में देख लीजिएगा, इंटर स्टेट इशू है, ठीक है। तो उसमें आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं दैट आसाम और मेघालय के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं, राइट, मतलब जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रही थी वो धीरे धीरे जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सब कुछ खत्म। इनफैक्ट आप रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला था, अमित शाह ने, दैट नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो सारे खत्म कर देंगे, बट हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट एमिकेबली हो। एमिकेबली इन द सेंस दैट जैसे अगर आसाम और मणिपुर के बीच में कोई इशू है, आसाम और मिजोरम के बीच में कोई इशू है, तो दोनों के ऑफिशियल्स एक साथ बैठे, है ना, और इशू को सॉल्व आउट करे, राइट। हम देखो अब इन लोग के बीच में अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो खुद भी कर सकती है, आर्टिकल 3 का यूज़ करके, याद है ना जी, पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, है ना। सो वो सब करके तो कर ही सकती है। बट एनीवेज अब हमारे पर्सपेक्टिव में ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इंटर स्टेट इशू तो एक तो आपने देख लिया, राइट। और इंटर स्टेट इशू में अगर आज तक आपने पढ़ा है दैट हाँ असम और मणिपुर के बीच में अगर कोई बॉर्डर इश्यूज है तो हाँ दोज बॉर्डर इश्यूज आर बीइंग शॉर्ट आउट। बट सवाल यह होता है दैट ठीक है ये बॉर्डर इश्यूज अगर सॉल्व आउट होने से फ़ायदा क्या होता है भाई। देखो फ़ायदा अगर देखोगे ना,
अनडाउटेडली आप पेपर 1 में अगर रीजनल प्लानिंग देख लो, पेपर 2 में रीजनल डेवलपमेंटल प्लानिंग, अगेन दोनों ही है, ये बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, ये इंडियन ज्योग्राफी से टॉपिक है। तो यहाँ से आप दोनों से पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, क्या आप अभी तक देखो, अगर जिस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा उस रीजन में ग्रोथ प्रॉपर रहेगा? नहीं, एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर रीजन। तो क्या हम उसमें रीजनल इम्बैलेंसेस के एस्पेक्ट को जोड़ सकते हैं? एब्सोल्युटली। रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में आप क्या बोल सकते हैं दैट जब मेघालय अलग हुआ था आसाम से, तो ही तभी से तो ये बॉर्डर इश्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगे ना, तभी से ना, मतलब बेसिकली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को एक्ट करना चाहिए था, बट अभी तक एक्ट नहीं हुआ है, राइट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर इंश्योर करना है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट हाँ भाई, जितने सारे डिस्प्यूट्स भी है उससे डिस्प्यूट्स भी सॉल्व कर लिया जाए। क्योंकि अगेन यही होता है ना दैट हाँ, मेघालय सोचेगी कि नहीं ये वाला मेरा रीजन है ना, तो आसाम गवर्नमेंट इस रीजन में कुछ एक्ट नहीं कर सकती है ना, आसाम गवर्नमेंट सोचेगी नहीं ये वाला रीजन आसाम का है, तो मेघालय गवर्नमेंट कुछ एक्ट नहीं कर सकती। तो क्या होता है ना दैट कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट कर जाती है, राइट? मोर ओवर अगर हम आर्टिकल में पढ़ रहे हैं दैट हाँ यूनियन गवर्नमेंट बोल रही है दैट स्टेट्स एक साथ बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इनडायरेक्टली क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट यूनियन गवर्नमेंट भी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को प्रमोट कर रही है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। आप खुद सोचिए ना, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब क्या होता है? ग्रास रूट लेवल प्लानिंग, राइट? बट यहाँ पे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो ऑफकोर्स आप खुद सोचिए ना, अगर मेघालय भी गवर्नमेंट को भी पता चलेगा दैट हाँ इस रीजन में प्रॉब्लम है, मतलब क्या? शायद उस रीजन के लोगों को उतना इंडिपेंडेंस नहीं मिला हुआ है, राइट? तो अगेन अगर मेघालय गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेगी तो इंश्योर करेगी ना दैट वहाँ के लोगों को भी वो डिसीजन बोल दिया जाए या फिर एक इत्तला कर लिया जाए। तो इस टाइप से चीज़ें को एनालाइज किया जा सकता है। एनीवेज, नेक्स्ट इज मुल्ला पेरियार डैम को रिलेटेड न्यूज़ था, है ना? अच्छा, ये आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से इसको इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि देखो मुल्ला पेरियार डैम, देखो से फॉर एग्जांपल ये अगर इंडिया हुआ, ठीक है, यह केरला हुआ, ठीक है, तो केरला डिस्ट्रिक्ट, केरला के भीतर में आता है मुल्ला पेरियार डैम, राइट? बट कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ चल रहा है? तमिलनाडु के साथ केरला का। क्यों? क्योंकि अराउंड 100 अराउंड बहुत पुराना डैम है ये, पहले बात तो है ना, अराउंड 132 साल पुराना डैम है, आजू बाजू है, ठीक है। अब इस डैम को तमिलनाडु को 100 साल की लीज में मिल गया है वह, ठीक है, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स थे, राइट? अब अगर लीज में अगर मिला हुआ तो इसको रेगुलेट करना किसका पावर है? ऑफ कोर्स तमिलनाडु गवर्नमेंट को, क्योंकि तब की सरकार ने ऑलरेडी लीज में दिया हुआ है ना। अब केरला गवर्नमेंट क्या बोल रही है दैट देखो भैया ये बहुत पुराना हो चुका है डैम, है ना, कभी भी ये टूट के गिर सकता है, राइट? और ये हमें कैसे पता चला? ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम लोगों ने असेसमेंट भी किया है, राइट? इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं दैट प्लीज़ यहाँ इसको आप रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। बट बहुत दिन से आग्रह किया जा रहा है, बट अभी तक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है, राइट? तो इसीलिए केरला में के भी द्वारा बोला गया था दैट एक काम करते हैं, तो शायद आप अगर वो नहीं करना है तो आपको नीचे में कोई एक जगह डैम बना दीजिए, जिससे बाई चांस अगर इस डैम का पानी अचानक से खुल गया तो देयर विल बी अ डैम एट द लोअर कोर्स, जिससे कि हम उसको संभाला जा सकता है उस पानी को। समझ रहे हो बात ना? एनीवेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आशा करता हूँ दैट वेरियस इसके एस्पेक्ट भी आप लोगों ने देखे होंगे, जहाँ पे स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन, रिपोर्टिंग, रिव्यू किया जाता है, डिसीजन मेकिंग, पोस्ट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ की जाती है। बट आप मुझे बताइए अभी जो भी हम लोग इस सिचुएशन में हैं, राइट? अगर बाई चांस सोचो ना केस स्टडीज आपको लिखना है, राइट? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता क्या? एब्सोल्युटली। तो अब बताइए किस वाले स्टेप में आप अभी बोलिएगा दैट अभी केरला और तमिलनाडु के बीच में जो ये इशू है वो किस लेवल में है? बताइए तो। स्क्रीनिंग में? नहीं, स्क्रीनिंग तो हो गया होगा, स्कोपिंग हो गया होगा, इम्पैक्ट एनालिसिस भी हो गया होगा, उसके बाद ही तो केरला गवर्नमेंट बेसिकली रिक्वेस्ट कर रही है ना तमिलनाडु गवर्नमेंट से दैट प्लीज इस इशू, जिससे फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए अभी से अगर कोशिश कीजिए तो इसको मिटिगेट कर दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग 3 से 3 स्टेप से 4th स्टेप के बीच में लाई कर रहे हैं एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? अब मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज अगर बनेंगी तो फिर वी विल मूव फॉरवर्ड। बट एनीवेज, मेरे को जस्ट यही समझाना था इस आर्टिकल से दैट हाँ, अगर आपने पढ़ा होगा चीज़ों को दैट यू शुड मेक श्योर दैट हाँ आपको ये ऐसा आता है। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, एनी टाइम यू कैन जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स एंड ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन ईदर इंग्लिश और बाइलिंगुअल बैच, व्हाटएवर यू फील लाइक, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।